प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज खेल जगत की तरफ से भारत के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। भारत ने बैडमिंटन का थॉमस कप 2022 जीत लिया है। बैडमिंटन के दो प्रसिद्ध कप हैं, एक थॉमस कप और एक उबेर कप। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन के लिए दिया जाता है, जो भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर जीत लिया है। तो इस खबर के साथ हम आज शुरू करते हैं अध्याय 6, जिसका नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। आपने कहीं यात्रा की होगी या फिर किताबों में पढ़ा होगा तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठा होगा कि पृथ्वी के धरातल पर विविध प्रकार की स्थलाकृतियां क्यों पाई जाती हैं। इस प्रश्न का उत्तर भू आकृतिक प्रक्रियाएं इस अध्याय में हमें मिलेगा। जब हम देखते हैं या पढ़ते हैं कि कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर रेगिस्तान है, तो इस प्रकार की भू आकृतिक जो भू आकृतियां हैं उनका निर्माण भू आकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही हुआ है। अतः इस अध्याय की शुरुआत में हम देखेंगे कि भू प्रपटी जो है वो गत्यात्मक है, अर्थात जीन ब्रूस ने भी कहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, हर तत्व हर रचना बदल रही है। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड ही गतिशील है। तो इसी बिंदु को देखते हुए भू प्रपटी भी है वो गत्यात्मक है। भू प्रपटी की जो गत्यात्मकता है उसका एक क्षैतिज रूप से और एक ऊर्ध्वाधर रूप से, दो रूपों में यह गत्यात्मक है। तो इसकी गत्यात्मकता के लिए जिम्मेदार जो बल हैं वो दो हैं। सबसे पहले आता है आपका अंतर्जनिक बल और आता है बहिर्जनिक बल। पूरा जो पृथ्वी है वो अंतर्जनिक और बहिर्जनिक बलों का ही खेल मैदान है। तो अंतर्जनिक बल क्या होते हैं? अंतर्जनिक बल जो भूमि के नीचे उत्पन्न होते हैं, भूगर्भ में बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों से जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, साथ ही पृथ्वी के निर्माण से संबंधित जो संचित ऊर्जा है, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न ऊर्जा है, उसके कारण जो बल उत्पन्न होता है उसको हम इंडोजेनिक बल या अंतर्जनिक बल कहते हैं। यह विषमता स्थापित करने वाला बल है, अर्थात पृथ्वी के धरातल को उबड़ खाबड़ बनाने वाले बल का नाम है अंतर्जनिक बल। उसके बाद आता है दूसरा बल बहिर्जनिक बल, यानी जो बल पृथ्वी की सतह के ऊपर कार्य करता है, जिसे हम देख सकते हैं, वो बहिर्जनिक बल है। उसका उत्पत्ति का मूल स्रोत है सूर्य और उससे प्राप्त हो रही पृथ्वी को उससे प्राप्त हो रही ऊर्जा। तो बहिर्जनिक बल जो है वो समतल स्थापक बल है। जिस प्रकार अंतर्जनिक बल विषमता उत्पन्न करता है, क्योंकि यह ऊर्ध्वाधर प्रवाह के कारण कहीं किसी भाग को ऊंचा उठा देता है, कहीं किसी भाग को नीचा दसा देता है, जिससे पृथ्वी पर विषमता उत्पन्न हो जाती है। इस विषमता को पाटने का काम करता है बहिर्जनिक बल। जैसे पर्वत से नदी निकलती है, नदी ऊंचे स्थानों को काट करके नीचा करती है, तो इस प्रकार वो पृथ्वी पर समता स्थापित करने का प्रयास करती है, इसलिए उनको समता स्थापित कारी बल भी कहते हैं। और इसी की प्रक्रिया को तल संतुलन भी कहा जाता है। बहिर्जनिक बलों के द्वारा ऊंचे उच्चावचों को काट करके नीचा करना, निम्न स्थानों को नीचे जो स्थान है उनको भरकर ऊपर लाना और दोनों को समतल करने की प्रक्रिया को ही तल संतुलन कहा जाता है। तो अब प्रश्न आता है कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं है क्या? तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जो हमारे भूतल के विन्यास को परिवर्तित कर देती है। अर्थात वे प्रक्रियाएं जो हमारे भूतल की संरचना, इसके विन्यास को परिवर्तित कर देती हैं, उन्हें हम भू आकृतिक प्रक्रियाएं या भू आकृतिक कारक कहते हैं। जैसे बहता हुआ जल, हवा, हिमानी, ये सभी भू आकृतिक कारकों में शामिल किए जाते हैं। तो इन भू आकृतिक कारकों में जो दो प्रक्रियाएं हैं, एक है अंतर्जनिक, जो कि अंतर्जनिक बल है, और इस बल के कारण उत्पन्न होता है पटल विरूपण। पटल विरूपण और दूसरी क्रिया है ज्वालामुखीयता।
बहिर्जनिक बल है, बहिर्जनिक बल के अंतर्गत आता है अपक्षय, अपर्दन, वृहत क्षरण और निक्षेपण की क्रियाएं शामिल की जाती हैं। पटल विरूपण क्या है? पटल विरूपण या डायस्ट्रोफिज्म जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंतर्जनिक बल ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप में चल करके पृथ्वी के ऊपर सतह पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों की रचना करते हैं। उनमें जैसे महाद्वीपों की रचना, हमने महाद्वीपों और महासागरों के अध्याय में पढ़ा था कि महाद्वीपों और द्वीपों की रचना में इन बलों का योगदान है। हमने पढ़ा था कि वेगनर ने बताया था कि एक समय था कार्बोनिफेरस युग में जब समस्त जो महाद्वीप थे वो संयुक्त रूप से थे, जिसे पेंजिया का नाम दिया गया था। और उस पेंजिया से कार्बोनिफेरस युग में जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो उसमें जो प्रमुख बल है वो पटल विरूपणी बल है। पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वतों का निर्माण जिससे होता है, ओरोजेनेसिस जिससे होता है, उनको पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं, जो कि संपीड़नकारी बल है या तनाव मूलक बल होते हैं। प्लेट विवर्तनिकी, पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी को 7 प्लेटों में बांटा गया है और वो प्लेटें गति करती हैं, तो उन गति का जो प्रमुख जनक है वो भी पटल विरूपणी बल है। सेलों का कायांतरण, कायांतरित चट्टानों में भी हमने पढ़ा था कि भौतिक कारकों के प्रभाव से भी चट्टानों में कायांतरण होता है। तो उन सेलों के रूप परिवर्तन में भी जिस बल का योगदान है उसका नाम है पटल विरूपणी बल। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं, एक्सोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि जो सूर्य है और उसकी ऊर्जा है वो बाह्य बलों का मूल कारक है और इनके लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं अनाच्छादन। अनाच्छादन यानी डेन्यूडेशन में समस्त बहिर्जनिक प्रक्रियाएं शामिल की जाती हैं। तो अनाच्छादन में किस किस को शामिल करते हैं? अनाच्छादन में अपक्षय को शामिल करते हैं, अपर्दन को शामिल करते हैं, वृहत संचलन, मास मूवमेंट को शामिल करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन को भी शामिल करते हैं। तो अपक्षय क्या है? अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है, अर्थात यह इन सीटू या ऑन साइट प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें अपने ही स्थान पर भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों से या गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से टूटकर अपक्षित होती रहती हैं। तो अपक्षय 3 प्रकार का होता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। एक और प्रकार भी है इसका जिसे हम जैव रासायनिक अपक्षय कहते हैं, जिसके द्वारा मरु वार्निश का निर्माण होता है। तो भौतिक अपक्षय में क्या होता है कि जब तापमान है या वर्षा है, यानी कि जो भौतिक कारक हैं उनके द्वारा जब चट्टानों का अपने ही स्थान पर अपक्षय होता है तो उसे हम भौतिक अपक्षय कहते हैं। जैसे कि जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो चट्टानें गर्म हो जाती हैं और वो विस्तारित होकर फैल जाती हैं। जैसे ही सर्दी की ऋतु आती है तो चट्टानें सिकुड़ने लगती हैं और वो संकुचन होने के कारण उनका आकार कम होता है। यह प्रक्रिया जब हजारों सालों तक फैलने और संकुचन होने की प्रक्रिया चलती है तो उससे उन चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और अंततः चट्टानें टूटने लगती हैं। तो ये होता है भौतिक अपक्षय। इस भौतिक अपक्षय के द्वारा अपसल्कित गुंबद आदि का निर्माण होता है। रासायनिक अपक्षय है जिसमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा चट्टानें टूटती हैं। जैसे कि चूना प्रधान जो चट्टान है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल मिलने से वो टूट जाती है। तो विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाओं से होने वाला अपक्षय है और रासायनिक अपक्षय है। जैविक अपक्षय 2 प्रकार से शामिल करते हैं इसमें, एक तो है वनस्पति और दूसरा है जीव जंतु। वनस्पति में जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें भूमि में जाती हैं तो वो बड़े बड़े पौधों की जो जड़ें होती हैं वो उन चट्टानों को विदीर्ण कर देती हैं। इसी प्रकार जो छोटे छोटे जीव होते हैं, दीमक है, केंचुआ है, गिलहरी है, खरगोश है, ये सभी जो भूमि में बिल बनाने वाले जो जीव हैं तो ये जीव भूमि की चट्टानों को कुरेदते रहते हैं और थोड़ा बहुत ये भी जो है वो अपक्षय में मदद करते हैं। तो इस प्रकार अपक्षय का अपना महत्व भी है। अपक्षय से अपसल्कित गुंबद और टोर का निर्माण होता है तथा खनिजों के
संकेंद्रण में अपक्षय का बहुत अधिक महत्व है। अब हम देखेंगे कि अपर्दन क्या है। अपक्षय और अपर्दन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अपर्दन अपक्षय के बिना अधूरा है। जब अपक्षय की क्रिया से चट्टानें ढीली हो जाती हैं तो अपर्दन के विभिन्न प्रक्रम होते हैं, जैसे कि नदी है, वायु है, या सागरीय लहरें हैं, हिमनदी है, आदि अपर्दन के कारक हैं। तो ये सभी कारक जो हैं वो अपक्षय से ढीली की गई चट्टानों को अपने साथ बहा कर ले जाते हैं और अपर्दन की प्रक्रिया में परिवहन शामिल होता है। यानी जब चट्टानों का एक स्थान से कटकर दूसरे स्थान पर केंद्रण होता है तो इस परिवहन की प्रक्रिया को, चट्टानों के कुरेदने की प्रक्रिया को हम अपर्दन कहते हैं, क्योंकि इरोजन शब्द जो है वो इरोडोर शब्द से बना है और इरोडोर का मतलब होता है कुतरना। तो इस प्रकार विभिन्न भौतिक प्रक्रमों के द्वारा चट्टानों के कुतरने को या काटने की प्रक्रिया और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया है। हालांकि इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को हम परिवहन कहते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे वृहत संचलन। वृहत संचलन जो होता है जिसमें चट्टानें गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से ऊपर के ऊंचे पर्वतों से, पठारों से निचले भागों में आते हैं। यानी इसमें प्रमुख जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। और जो हमने अपक्षय और अपर्दन के बारे में पढ़ा था तो इनमें अन्य भौतिक रासायनिक कारक भी शामिल होते हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख कारण जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। और इसके प्रभाव से जब वर्षा भी हो जाती है तो उन चट्टानों को स्नेहन मिल जाता है, जिससे और तेजी से वृहत संचलन, मास मूवमेंट होता है। इसी का एक रूप है भूस्खलन, लेकिन इनमें एक अंतर है। भूस्खलन जो होता है उसमें मलबा शुष्क होता है, जबकि इसमें वृहत संचलन में कीचड़ के रूप में प्रवाह होता है। तो भूस्खलन के बारे में हमने पढ़ा है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर हम अक्सर भूस्खलन की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो जब पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचे भागों से चट्टानें कट करके निचले भागों में गिर जाती हैं तो इस प्रक्रिया को लैंडस्लाइड या भूस्खलन कहते हैं। अब आता है मृदा निर्माण की प्रक्रिया। तो मृदा जो है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मृदा का निर्माण जो है वो अपक्षय, अपर्दन इन प्रक्रियाओं से होता है। तो मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं के जो प्रमुख कारक हैं वो हैं जलवायु, स्थलाकृति, मूल सेल, जैविक क्रिया और शुष्क जैविक क्रिया और समय। जो जलवायु वैज्ञानिक, जो मृदा वैज्ञानिक हैं, जो मृदा का अध्ययन करते हैं, उनको पेडोलॉजिस्ट कहते हैं। और जिस विज्ञान की शाखा में मृदा का अध्ययन किया जाता है उसे पेडालॉजी कहते हैं। एक पेडागोगी भी होता है जो कि शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। तो यहाँ पर है पेडालॉजी यानी कि मृदा का विज्ञान। तो मृदा के निर्माण में जलवायु का बहुत महत्व है, क्योंकि शीत कटिबंध में जो मृदा का निर्माण होता है तो वहाँ पर जो मृदा होती है वो बहुत ही अविकसित प्रकार की या अकटिबंधीय प्रकार की मृदा होती है, जबकि अन्य जो शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध में विकसित मृदाएं पाई जाती हैं। तो ये जो अंतर होता है वो जलवायु के कारण ही होता है। स्थलाकृति भी मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। ऊंचे पर्वतीय भागों में मृदा निर्माण की प्रक्रिया है, जैसे ढाल हैं तो वहाँ पर मृदा रुक नहीं पाती है तो वहाँ कठिनाई होती है। इसी प्रकार मूल सेल है, जिस प्रकार की सेल होगी उसी प्रकार की मृदा का निर्माण होगा। जैसे बेसाल्ट सेल है तो उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे हम रेगुल मृदा कहते हैं। जैविक क्रियाएं हैं उनसे भी मृदा का निर्माण होता है, जैसे भूमि में पाया जाने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि मृदा निर्माण में सहायता करता है। और समय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मृदा के निर्माण में एक लंबा समय लगता है, इसलिए समय भी मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो भूआकृतिक प्रक्रियाएं इस अध्याय के कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पटल विरूपणी बल है? तो हमने अंतर्जनित बलों के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक था पटल विरूपणी बल।
तो इनमें से ए महाद्वीप निर्माणकारी, बी पर्वत निर्माणकारी, सी हिमदाव और डी है आकस्मिक बल। तो इनमें से महाद्वीप निर्माणकारी और पर्वत निर्माणकारी जो बल हैं वो पटल विरूपणी बल हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा ए और बी। ये आरपीएससी के द्वारा स्कूल व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कीचड़ प्रवाह है प्रकार है, यानी कीचड़ प्रवाह है किसका प्रकार है। तो देखो भूस्खलन हमने पढ़ा था कि भूस्खलन जो है शुष्क मलबा होता है, इसमें मंद संचलन इसमें शामिल नहीं होता है, क्योंकि जब जल के द्वारा स्नेहन मिलता है तो तीव्र गति से मूवमेंट होता है, इसे हम तीव्र संचलन कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कीचड़ प्रवाह है वो तीव्र संचलन का उदाहरण है। अपसल्कन किस प्रकार का अपक्षय है। तो हमने अपक्षय पढ़े थे भौतिक, रासायनिक और जैविक। तो उसमें से अपसल्कन जो है वो भौतिक अपक्षय का परिणाम है। अपसल्कन और टोर जो कि भौतिक अपक्षय का परिणाम है। कौन सा अंतर्जनिक बल है, यानी कि एंडोजेनिक बल कौन सा है। तो अपक्षय बहिर्जनिक है, अपर्दन बहिर्जनिक है, वियोजन बहिर्जनिक है, पर्वत निर्माणकारी बल जो है वो अंतर्जनिक बल है। बहिर्जनिक प्रक्रियाओं में अंतर के दो प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तापमान और वर्षा, टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन यानी वर्षण, ये दो कारण हैं बहिर्जनिक प्रक्रियाओं में अंतर।